हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है नाइट्रोजन फैमिली के लिए, डेट इज ग्रुप 15 के लिए पीरियोडिक टेबल के। तो अगर आपने ग्रुप 13, 14 के लिए वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। हाँ, फिर आप आई टैब पर क्लिक करके भी ये वहां से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फोस्फीन हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 दैट इज अमोनिया। कि जो pH3 का है बॉइलिंग पॉइंट वो कम है NH3 से। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कोई दो मॉलिक्यूल्स का या तीन या चार किसी भी सभी का कंपैरिजन किया हुआ और उसमें पुट किया हुआ क्वेश्चन कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इससे, या कह सकते हैं कि ये जो है सोल्यूबल है देन दूसरे से, तो आपने हमेशा ऐसे लिखना है। अगर आपको इस वे से क्वेश्चन आता है, जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है, या क्वेश्चन आता है आपको सोलिबिलिटी के ऊपर पूछा जाता है। ओके, तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट या सोलिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पुट किया जाता है कि ये ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका ज्यादा है, या ये ज्यादा सोल्यूबल है, ये कम है वाटर में, तो आपने हमेशा इन दोनों का आंसर लिखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा वो ही उस मॉलिक्यूल का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वो भी ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में। ठीक है, हमेशा यही याद रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट और वो ज्यादा ही सोल्यूबल होगा। तो यहां पे क्या है, pH3 का लो बॉइलिंग पॉइंट है देन NH3 से। अगर आपको कंसेप्ट याद हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमेशा क्या लिखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्वेश्चन अपने आप भी बन जाता है। तो यहां पे क्या हमने लिखना है, तो सबसे पहले हम उस मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है। हाइयर किसका है हमारे पास, अमोनिया का, डेट इज NH3 का। ओके, अब इसका ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर क्यों होगा, क्योंकि अमोनिया क्या फॉर्मेशन कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, इसी वजह से क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसको सिंपल वे से कैसे लिखना है कि सबसे पहले अमोनिया उठाया, अमोनिया से हमने क्या लिया, N। ओके, N आ गया। और हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से एटम्स करते हैं, एक तो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये तीन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन है विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो क्या आ जाएगा, देयरफॉर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, देयरफॉर able to form hydrogen bond that is H bonding with H atoms। तो ये हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, देयरफॉर एग्जिस्ट इन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एक कितने सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास अलग अलग हैं, ओके, सॉल्यूशन में, वो मर्ज कर जाएं, एसोसिएट हो जाएं, दैट इज जुड़ जाएं, आपस में लिंक हो जाएं, तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, अब यहां पे उसने क्या कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वजह से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने से क्या होगा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करती है अमोनिया। अब कैसे करती है मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे क्या है, नाइट्रोजन, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं पहले। यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, ये हमारे पास क्या है, अमोनिया विद लोन पेयर के साथ। ठीक है, अब यहां पे क्या है, नाइट्रोजन ने, हमारे पास अनदर मॉलिक्यूल है अमोनिया का, सेम ऐसे। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आपस में एसोसिएट होंगे, कैसे होंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या हाइड्रोजन एटम है। तो दोनों ने आपस में क्या करना ना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेना। तो ये वाला डॉटेड वाला हमारे पास क्या है, लाइन H बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब कितने सारे सॉल्यूशन में अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में एसोसिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे पास कितना बड़ा क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएगा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। और उस एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का जो रिजल्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसका जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो इस वजह से क्या है कि जब ये एग्जिस्ट करेगा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल में, देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई।
वेरी हाई। ओके, तो इसी वजह से अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है देन pH 3 से वो क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर बट pH 3 इज नॉट सोल्यूबल। दैट इज अमोनिया सोल्यूबल तो हो जाता है, घुल जाता है इजिली वाटर में, बट pH 3 जो फोस्फिन है इजिली नहीं घुलता, वो कम ही घुलता है, दैट इज इनसोल्यूबल होता है। अब इस ये सोल्यूबल क्यों नहीं है, पार्शली सोल्यूबल है, ठीक है, क्यों नहीं जल्दी सोल्यूबल होता वाटर में, ये जल्दी सोल्यूबल होता है। मैंने अभी बताया ये क्वेश्चन किस पे है, सोल्यूबिलिटी पे है। तो मैंने अभी बताया कि जब क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे होगा या सोल्यूबिलिटी पे होगा तो हमने क्या लिखना, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ज्यादा सोल्यूबल होगा वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, एच बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा होगा, फॉर्म कर रहा होगा, इसी वजह से क्या है, ज्यादा सोल्यूबल होगा इन वाटर। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये ज्यादा सोल्यूबल है, डेट इज क्या होगा, ये क्या कर रहा होगा, अमोनिया मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा होगा, एच बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, इसी वजह से क्या है, ज्यादा सोल्यूबल है इन वाटर में। ओके, अब यहां पे अगर इसको हमने रिप्रेजेंट करना सिंपल फॉर्म में, तो सेम जैसे हमने यहां पे किया है वैसे लिखना है, अमोनिया लिखना है, फिर एन लिखा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से क्या है, एबल है टू फॉर्म एच बॉन्डिंग विद, अब यहां पे आएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एच एटम्स के साथ नहीं लिखना, तो यहां तक तो सेम होगा, जैसे मैं यहां पे लिख ही देता हूं, यहां पे अमोनिया लिखा, अमोनिया से एन आ गया हमारे पास, विच इज देयरफॉर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एबल टू फॉर्म एच बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल्स, कि जब अमोनिया को वाटर में डाला, ओके, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या आपस में वो क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सोल्यूबल इन वाटर। बस इतना संसा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पहले दो क्वेश्चन में दिया हुआ था बॉइलिंग पॉइंट, फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ था सोल्युबिलिटी, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। अब हम इस जो हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड होगा, क्वेश्चन में क्या हिंट दे रखा है उसको टारगेट करके ही हमने हमेशा आंसर निकालना होता है। यहां पे क्या है, लुईस बेस है, तो इसको हम टारगेट करेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। तो सबसे पहले लुईस बेस के बारे में बताते हैं। लुईस बेस, तो लुईस बेस क्या होता है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को डोनेट करे, ठीक है, दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे, दैट इज एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर हम कहते हैं एज अ लोन पेयर की फॉर्म में। ओके, तो जो भी मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर देता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, वो एक्ट करता है एज अ लुईस बेस। ओके, तो यहां पे क्या है, अमोनिया लुईस बेस की तरह एक्ट क्यों कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, दैट इज लोन पेयर होगा उसके पास, वो डोनेट करेगा, इसी वजह से क्या है, एक्ट कर रहा होगा लुईस बेस। तो देयरफॉर यहां से लिखना है, देयरफॉर इन NH3, एन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, NH3 molecule, okay, n atom has a lone pair on it, which is for donation। ओके, अब क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल के पास क्या है, एन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ओके, एन एटम के पास क्या है, लोन पेयर है उसके ऊपर, इसी वो क्या है, डोनेशन के लिए अवेलेबल है, विच इज फॉर डोनेशन। अब डोनेशन के लिए अवेलेबल है, देयरफॉर एक्ट एज अ लुईस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फोरस फॉर्म PCl5 बट नाइट्रोजन कांट फॉर्म NCl5। हमने ग्रुप 13 और 14 में भी ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, जिसमें एक एटम कोई मॉलिक्यूल बना रहा था, दूसरा एटम वो वाला मॉलिक्यूल नहीं बना रहा था। तो उसमें हमने क्या वाला कंसेप्ट यूज किया था, उस एटम के साइज की बात की थी, ठीक है। अब यहां पे भी सेम कंसेप्ट हमने यूज करना और
आंसर निकालना है। वहां यहां पे क्या है, फास्फोरस की बात करेंगे हम उसके साइज की, यहां पे नाइट्रोजन की बात करेंगे उसके साइज की। सबसे पहले जो पीसीएल बना रहा है उसके बारे में बताते हैं। यहां पे क्या है, PCl5 हमने उठाया, PCl5 से फास्फोरस आया। ओके, अब फास्फोरस क्या है, देयरफॉर लार्ज साइज एटम है, लार्ज साइज्ड एटम। अब लार्ज साइज एटम होने की वजह से क्या होगा, देयरफॉर अवेलेबल ऑफ, ये सब कुछ हमने ग्रुप 13 और 14 में किया हुआ है। देयरफॉर अवेलेबल ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, उस एटम के पास, जो एटम ज्यादा बड़ा साइज के होगा उसके पास क्या होगा, खाली डी ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, अब जब उसके पास डी ऑर्बिटल खाली है, अवेलेबल है, देयरफॉर इट कैन एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। ओके, अब ऑक्टेट उसने एक्सटेंड कर लिया, देयरफॉर अब वैलेंसी भी अपनी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, देयरफॉर इट कैन एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, देयरफॉर कैन शो 5 कोवैलेंसी। अब उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, मतलब वो जो फास्फोरस एटम है वो 5 किसी भी कोई भी अनदर एटम से लिंक कर सकता है। ठीक है, यहां पे 5 एटम है ना क्लोरीन, इसी वजह से फास्फोरस ने 5 क्लोरीन लिंक किए अपने साथ, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या है, ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि उसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। ठीक है, देयरफॉर अब जब वैलेंसी 5 आ गई, देयरफॉर PCl5 एग्जिस्ट एंड स्टेबल। इसी वजह से PCl5 क्या एग्जिस्ट करता है, हमें पता है PCl5 होता है हमारे केमिकल में, और ये क्या होता है, स्टेबल है। अब जब हमने बात करनी है नाइट्रोजन क्यों नहीं फॉर्म करता है NCl5, क्योंकि ये तो सेम ही फैमिली का है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, NCl5 लिखेंगे। ओके, यहां से N आएगा। ठीक है, N क्या है, P से छोटा है, तो यहां पे लिखना देयरफॉर स्मॉल साइज्ड एटम। अगर स्मॉल है तो उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, देयरफॉर इट कांट एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट नहीं एक्सटेंड किया, देयरफॉर कांट शो 5 कोवैलेंसी, ओनली 3 ही शो करेगा। ठीक है, देयरफॉर NCl5 नॉट एग्जिस्ट एंड अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज N2 मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या है, लेस रिएक्टिव होती है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि उस क्वेश्चन में पूछा हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम लेस रिएक्टिव है, तो जो कंडीशंस है लेस रिएक्टिव होने की वो ये होती हैं। फर्स्ट कंडीशन मैं बताता हूं कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो है इट कैन हैव या ओनली हैव फुली फील्ड ऑक्टेट। ओके, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। ओके, अब ये दोनों अगर कंडीशंस हैं आपके पास, तो आप बता सकते हो कि कोई भी एटम या कोई भी दैट मॉलिक्यूल वो क्या है, हमारे पास लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स एनी मॉलिक्यूल या रूम टेम्परेचर पे। अब यहां पे क्या है कि N2 लेस रिएक्टिव है, तो यहां पे 2 कंडीशंस की बात करनी है। फर्स्ट है कि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। ओके, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये वाली चीज तो नहीं आएगी। ओके, तो दूसरा पॉइंट की बात कर सकते हैं कि उस जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ तभी आएगी जब एक एटम दूसरे एटम के साथ लिंक होगा। अब यहां पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन आपस में लिंक है। अब उनमें कौन सा बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिएक्टिव है ज्यादा कि लेस कम है रिएक्टिव। अब यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं N2 की। N2 लिखा है यहां पे। अब N और N में क्या होता है हमें पता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर। ओके, अब नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहां पे कैसे है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 ये वाली इलेक्ट्रॉन और 2 ये वाले, 6 + 2 8। अब नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 6 इलेक्ट्रॉन सेम एज यहां पे हैं इसके पास, तो ये ऐसे शेयर कर सकता है, ऐसे और ऐसे, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तभी नाइट्रोजन 2 हमारे पास क्या है, इन दोनों का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है और ये स्टेबल है और ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पे ये स्ट्रक्चर हो गया।
अब इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है। यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, देयरफॉर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एन एटम्स, टू नाइट्रोजन एटम्स। ओके, अब दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है हमें पता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है सिंगल और डबल से ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, अब इसी वजह से ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा, दैट इज ये क्या है, देयरफॉर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो उसका नाम क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या इंथैल्पी। सो देयरफॉर उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए जो इसकी वैल्यू होगी एनर्जी की, वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, हाई होगी। देयरफॉर हायर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या इंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक दिस बॉन्ड, ब्रेक दिस बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें क्या है, ज्यादा क्या चाहिए, हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। ओके, अब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, देयरफॉर कांट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम के साथ जो N2 मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसे ही लिखना हमने। ओके, तो N2 था, N2 से N2 का स्ट्रक्चर बताया हमने, ट्रिपल बॉन्ड है दो N एटम्स के पास। ओके, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए। ओके, इसी वजह से क्या है, हमारे पास इतनी एनर्जी तो होती नहीं है लेबोरेटरी में, तो इसी वजह से क्या है, लेस रिएक्टिव है। और रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, वैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री, 26 डिग्री ऐसे होता है। तो इस डिग्री पे जो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ओके, वो कम एनर्जी इन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकती, इसी वजह से क्या है, लेस रिएक्टिव है किसी भी एलिमेंट्स की तरफ एट रूम टेम्परेचर पे। The next question is bismuth hydride is a good reducing agent than अमोनिया। हमने कितने सारे क्वेश्चन किए अमोनिया के, जिसमें अमोनिया स्टेबल था, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर था, वो ज्यादा सोलिबल था। ठीक है, मतलब वो अच्छे तरीके से, मतलब वो स्टेबल भी था, कितने अच्छे तरीके से अमोनिया अपना कैरेक्टर निभा रहा है। बट एक कैरेक्टर में मार खा रहा है, वो है कि वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, बट बिस्मथ है। अब इसका रीजन क्या है, सबसे पहले यहां पे वर्ड हमें दिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके, उसको टारगेट करके हमने आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। तो यहां पे जो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे दे। ठीक है, एंड और वो हो जाए स्टेबल। ओके, जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और जो स्टेबल हो जाए बाद में इलेक्ट्रॉन दे के। ठीक है, किसी को भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके उलट जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स और वो स्टेबल हो जाए एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पे बिस्मथ हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है देन अमोनिया वाले से। अब इसका रीजन क्या है, हमेशा याद रखना है, इसके लिए हमेशा याद रखना है कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख सकते हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, अगर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर या फिर वो ज्यादा कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है कि अगर एक तरफ कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ डिक्रीज होगी। ओके, तो कोई भी अगर अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, वो ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल कम रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे क्या है, इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने इसका आंसर देना है। यहां पे क्या, अमोनिया अच्छा रिड्यूसिंग नहीं है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, सभी हाइड्राइड से, अपनी फैमिली के सभी हाइड्राइड से ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे क्या करना है,
एक तरफ लिया हमने अमोनिया, एक तरफ लिया हमने बिस्मथ हाइड्राइड। ओके, ये अमोनिया, ये क्या है हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्राइड है, ये है बिस्मथ हाइड्राइड। तो इसका हमने इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने यहां पे आंसर देना। यहां पे क्या है हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्राइड दैट इज अमोनिया। यहां पे क्या है, अब इसने बताया कि इसका जो रिड्यूसिंग, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, पुअर है। ओके, ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेबल है, बहुत ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। अब यहां पे क्या है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सो इट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है। ओके, अब यहां पे क्या है, ये अनस्टेबल है, इसी वजह से क्या है, ये स्टेबल होना चाहता है, इसी वजह से क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जल्दी लॉस करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और वो स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से क्या है, अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज करने के लिए जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। इसी वजह से क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पहले से ही स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसी वजह से क्या है, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक ट्रेंड है इसी फैमिली के मेंबर्स के हाइड्राइड्स का, जिसमें क्या है, अगर आपको इन हाइड्राइड्स पे अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इनके हाइड्राइड्स पे, इनके बेसिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है, इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है, या स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको ये ट्रेंड याद हो जाएगा तो आप इजीली से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो ट्रेंड क्या है, सबसे पहले हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं इनके। सबसे पहले है नाइट्रोजन का हाइड्राइड दैट इज अमोनिया, फिर आता है इसके बाद PH3 फॉस्फोरस का, फिर हमारे पास आर्सेनिक का AsH3, फिर Sb, देन लास्ट में बिस्मथ का। ओके, अब ये है हमारे पास इस फैमिली के हाइड्राइड्स। अब इनके सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बेसिक कैरेक्टर की। जब हम नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप में, ओके डाउन जा रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जा रहे हैं, तो हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर जो हमारे पास, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। ओके, ये फर्स्ट ट्रेंड हो गया। तो सेकंड ट्रेंड है हमारे पास स्टेबिलिटी पे। जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ये भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, जब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज। और हमारे पास जो थर्ड ट्रेंड है इसी की हाइड्राइड्स का, वो है रिड्यूसिंग एजेंट पे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे। जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं डाउन, तो हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो यहां पे लिखना है रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है हमारे पास वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि जो ये क्या होता है, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे हम डाउन जा रहे हैं तो जो हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर की वैल्यू है वो अच्छी आ रही है। ओके, सो इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो क्या है, सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम है। लास्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन शो लिटिल टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन फॉस्फोरस। ओके, तो यहां पे हमें जो वर्ड दिया हुआ वो है कैटिनेशन। इसको टारगेट करके हम इसका क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटिनेशन की। ये हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ कैटिनेशन वर्ड। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स, कि एक ही सेम एटम दूसरे अनदर सेम एटम के साथ क्या लिंक कर रहा है, दैट इज सी बॉन्ड सी था, ये सी बॉन्ड सी ऐसे चलता जाएगा। ये क्या सेल्फ लिंकिंग है, अपने आप खुद सेम ही एटम जुड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या कि नाइट्रोजन क्या है, कैटिनेशन अच्छे तरीके से नहीं शो करता, बट मतलब कम शो करता है। बट फोस्फोरस क्या है, अनदर फोस्फोरस से क्या है, दूसरे अनदर फोस्फोरस से ऐसे ऐसे जुड़ते रहते हैं। मतलब फोस्फोरस के केस में कैटिनेशन जो हमारे पास टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है देन नाइट्रोजन के केस में। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले कैटिनेशन लिखा, उसका मतलब क्या है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स। अब सेल्फ लिंकिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट के लिए हम देखेंगे नाइट्रोजन पे, दूसरा पार्ट हम देखेंगे फोस्फोरस पे। ओके, सबसे पहले हम इनके बात करेंगे साइज की। सो जो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, देयरफॉर स्मॉल साइज्ड एटम है, ये स्मॉल साइज्ड एटम। ओके, अब स्मॉल साइज्ड एटम है तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर
on 2n atoms, on 2n atoms repel each other, repel each other। अब यहां पे अगर बाय चांस दो नाइट्रोजन जुड़ जाते हैं, जैसे हमने N2 का केस किया था ना, जैसे हमने N2 का केस किया था, वो नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन आपस में लिंक थे विद ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अगर ये वाला केस आता है, ये कैटिनेशन हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे लोन पेयर था इसके पास, यहां पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था। अब ये दोनों स्मॉल साइज के एटम है, तो स्मॉल साइज के एटम होने की वजह से आपस में अच्छे तरीके से काफी नजदीक होंगे। नजदीक होने से क्या होगा, इन दोनों में जो लोन पेयर है, इनके पास जो लोन पेयर होंगे, ओके, ये भी नजदीक होंगे आपस में, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दोनों में क्या होगी, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगी, सेम चार्ज से रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन से क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, मतलब कैटिनेशन नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से सिंगल बॉन्ड के केस में। बट यहां पे क्या है, तो इसी वजह से क्या है कि लोन पेयर जो दो एटम्स पे होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे अपने आप को। रिपेल से क्या होगा, देयरफॉर N सिंगल बॉन्ड N जो होगा वो क्या होगा, विल बी वीक, वो वीक हो जाएगा। वीक से क्या होगा, देयरफॉर कैटिनेशन डज नॉट फेवरेबल इन नाइट्रोजन, ओके। तो नाइट्रोजन के केस में जो कैटिनेशन फेवरेबल नहीं होती, मतलब तो नाइट्रोजन लिटिल टेंडेंसी शो करता है कैटिनेशन के लिए। तो यहां पे फॉस्फोरस की बात करते हैं, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या था, स्मॉल साइज था, यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर लार्ज साइज्ड एटम, देयरफॉर लोन पेयर ऑन p atoms can't repel each other। अगर रिपेल नहीं करेंगे, देयरफॉर p बॉन्ड p विल बी स्ट्रॉन्ग। अगर दो p आपस में अच्छे तरीके से लिंक होंगे, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, देयरफॉर जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन will be favorable in phosphorus। ये वीडियो थी ग्रुप 15 के लिए, डेट इज नाइट्रोजन फैमिली के लिए। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ग्रुप 16 के लिए, डेट इज ऑक्सीजन फैमिली के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।